नमस्कार सभी को। हम आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जो हमने कल पढ़ा था, यानी कल किसके बारे में हमने जाना था। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था संसदीय कार्यवाही के साधन। वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही कार्यवाही के साधन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रश्न काल पढ़ा, प्रश्न काल इसके बारे में जाना। शून्य काल के बारे में पढ़ा, शून्य काल क्या है, प्रश्न काल क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो सारी बातें। फिर एक देखी थी हमने आधे घंटे की बहस, आधे घंटे की बहस ये क्या होती है, इसके बारे में जाना था। एक हमने जाना था, फिर कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में, क्या किए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। हमने देखा था अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में जानना था। फिर हमने देखा था विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव के बारे में जानना था। एक हमने देखा था निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव ये कब आता है, कैसे लाया जाता है, इसके बारे में। एक हमने देखा था काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। एक हमने देखा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। एक हमने देखा था विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। ये क्या है, संसदीय कार्यवाही के साधन, यानी कि संसद में किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं और उनको प्रस्ताव को लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और एक दूसरे से किस प्रकार से ये भिन्न है। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया। जिस बच्चे ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, पहले क्या कर लो, पिछली क्लास को देखो। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बता दिया था आपको थोड़ा, यानी किसके बारे में, जो संसद में क्या है, विधायी प्रक्रिया चलती है। संसद में विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया यानी कि इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, संसद में जो क्या आते हैं, विधेयक आते हैं, और विधेयक के बाद वो कानून कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि संसद क्या है हमारे देश में, यानी किसी भी देश में काम क्या होता है, संसद का कानून बनाने का। तो संसद जो कानून बनाती है वो किस प्रकार से बनते हैं, आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि जो हमारे कानून को बनाती है संसद बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद क्या राष्ट्रपति उस पर ऊपर सिग्नेचर कर देता है, वो कानून बन जाता है। अब इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं क्या रहती है। एक कानून बनने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, देखेंगे लोकसभा का क्या महत्व रहता है, जो राज्यसभा है उसका क्या महत्व रहता है, और कितने प्रकार के विधेयक। आपने देखा होगा 4 प्रकार के क्या आते हैं विधेयक, मुख्यतः इंडिया के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है, 4 प्रकार के विधेयक है। एक तो है साधारण विधेयक, जिसको हम बोलते हैं साधारण विधेयक। इसके लिए प्रक्रिया क्या है, अलग है। इसके लिए ये विधेयक आएगा तो कैसे आएगा, कहाँ पर लाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं लाया जा सकता, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, इसमें किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है लोकसभा को या राज्यसभा को, किस प्रकार से बनता है, किसको वित्त विधेयक या धन विधेयक में क्या है डिफरेंस कौन करेगा, यानी कि धन विधेयक है, कोई विधेयक है या नहीं है, उसके बारे में निर्णय कौन देगा, उसके बारे में देखेंगे। एक है संविधान में संशोधन करने से संबंधित, संशोधन का विधेयक। 4 प्रकार के क्या आते हैं विधेयक आते हैं, और ये विधेयक जब इनके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कानून बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में भी जानेंगे, राष्ट्रपति किस प्रकार से सिग्नेचर करता है। तो आज हम देखते हैं साधारण विधेयक। पहले किसको स्टार्ट करते हैं, जो साधारण विधेयक आता है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साधारण विधेयक है क्या, साधारण विधेयक है क्या, ये इसको लेकर कौन आता है संसद में, कौन से सदन में लाया जा सकता है, कौन से से संबंधित आर्टिकल, इन सारी बातें को जानेंगे और प्रक्रिया क्या रहती है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 बताता है
साधारण विधेयक के बारे में, यानी कि क्या है, संसद में क्या लाया जा सकता है, साधारण विधेयक लाया जा सकता है। कौन बताता है, आर्टिकल 107। ये किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, और जो ये साधारण विधेयक होगा कोई भी सदस्य इसको ला सकता है, कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, ला सकता है। कोई भी सदस्य मतलब क्या, मैंने बता दिया, दो प्रकार के सदस्य होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी किसको बोलते हैं, जो मंत्री पद जिनके पास होता है, यानी जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है या राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, उनको बोलते हैं सरकारी सदस्य है संसद के। और जो गैर सरकारी कौन से होगा, जो मंत्री नहीं बने हुए हैं, जो क्या रहते हैं, सिर्फ जो सांसद रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, गैर सरकारी सदस्य। तो किसी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, ये विधेयक लाया जा सकता है। इस विधेयक को कानून बनने में क्या है, 5 चरण है, उनसे गुजरना पड़ेगा। यानी कि क्या है, ये विधेयक को क्या करने के लिए, पारित करवाने के लिए संसद में, इसको कानून बनाने के लिए क्या है, 5 चरणों से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो देखेंगे एक एक चीज को, ये 5 चरण कौन कौन से, आपने सुना होगा वाचन, वाचन नाम सुना होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें टोटल मान के चलो कितने हैं, 5 चरण। तो एक एक चरण को हम समझते हैं। चरण का मतलब होता है स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या चलता है, विधेयक है वो चलता है। ऐसे नहीं है अभी पहला द्वितीय चरण पहले आ गया, द्वितीय वाचन पहले आ गया, पहला वाचन बाद में चला गया, ऐसा नहीं हो। इसमें क्या है, सीक्वेंस याद रखनी होती है। और क्या किया जाता है, एग्जामिनर के द्वारा कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन क्या लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो उसको हम समझते हैं आसान भाषा में, किस प्रकार से एक विधेयक है वो संसद में आता है और वो कानून किस प्रकार से बनता है देश के अंदर। तो पहला जो चरण है उसको बोलते हैं प्रथम वाचन। पहला जो चरण है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन का मतलब है, इसमें क्या बताया गया है, कोई भी विधेयक संसद में, संसद यानी कि किसी भी सदन में आ सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये पहले, अब किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि जो साधारण विधेयक होगा किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, आ सकता है। अगर आप आगे देखोगे, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो साधारण विधेयक होता है उस पर लोकसभा राज्यसभा की लगभग क्या रहती है, समान पावर ही रहती है। किसी भी सदन में क्या कर सकता है, ये आ सकता है। प्रथम वाचन, इसको क्या करने के लिए, कोई भी विधेयक है सदन में प्रस्तुत करने से पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। किसी भी सदस्य के द्वारा, देखो क्या है, कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है सदन में, लेकिन प्रस्तुत करने से पहले सूचना देनी पड़ेगी सदन को। यानी कि वहां पर जो पीठासीन अधिकारी है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, उनको बताना पड़ेगा कि किसी भी सदस्य के द्वारा भी इस मामले में मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, एक विधेयक पेश करने जा रहा हूँ किसमें, सदन में। तो उसकी सूचना क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। सूचना दे दी तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसको राजपत्र में क्या कराया जाता है, प्रकाशित। राजपत्र में क्या कराया जाता है, प्रकाशित। यानी कोई भी विधेयक है, कोई सदस्य आया, संसद का सदस्य है, वो क्या करना चाहता है, कोई विधेयक लेकर आना चाहता है, तो उसको पहले क्या लेनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। यानी कि पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे, पीठासीन अधिकारी से, सदन से क्या ले ली उसने, अनुमति ले ली। और फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। राजपत्र होता है कोई भी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे संबंधित सारे के सारे कानून कहाँ पर मिलेंगे आपको, राजपत्र में। यानी कि एक कानूनी रूप से क्या होता है, ये पत्र होता है कानूनी। जितने भी विधेयक आते हैं इसमें पहले इनको क्या कराया जाता है, प्रकाशित कराया जाता है। हाँ, अगर हो सकता है पहले उसने क्या किया, कोई सदस्य था, उसने सूचना देने से पहले क्या कर दिया था, राजपत्र में इसको क्या कर दिया, प्रकाशित करवा दिया, फिर अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है, दो बातें हैं। अगर उसने राजपत्र में पहले प्रकाशित नहीं करवाया किसी सदस्य ने विधेयक को, तो फिर तो क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी पीठासीन अधिकारी से। लेकिन उसने पहले क्या कर दिया, राजपत्र में क्या कर दिया है, प्रकाशित करवा दिया, फिर अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसको सीधा ही क्या किया जा सकता है, सदन में पेश किया जा सकता है, किसको, विधेयक को। उसके बाद इसमें जो पेश किया गया है उस सदस्य द्वारा इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ शीर्षक, यानी कि विधेयक का शीर्षक
वह उद्देश्य बताया जाता है। यानी कि ये जो विधेयक लेकर आया जा रहा है उसका टाइटल क्या है, ये महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है या किसानों से संबंधित कोई विधेयक है, श्रमिकों से संबंधित कोई विधेयक है, वो क्या गया है, उसका उद्देश्य है, ये शीर्षक हो गया है, उसका टाइटल क्या है और वो क्यों लाया जा रहा है उसका उद्देश्य बताया जाता है। यानी कि प्रथम वाचन में क्या होगा, क्या किया जाएगा प्रथम वाचन में, किसी भी सदन में आ सकता है कोई भी क्या है साधारण विधेयक है, कोई भी सदस्य लेकर आ सकता है, लेकिन कोई भी सदस्य लेकर आ रहा है तो उसको पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी सदन से। अगर उसने क्या नहीं किया है, राजपत्र में पहले प्रकाशित नहीं करवाया है विधेयक को, फिर क्या होगा, अगर उसने पहले ही क्या कर दिया है राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया, फिर अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब इसमें क्या किया जाता है, विधेयक को पेश किया जाता है तो उसमें क्या बताया जाएगा, शीर्षक और उद्देश्य, यानी कि जो विधेयक है उसका शीर्षक क्या है और उनको किस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या है लाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। क्वेश्चन यही पूछता है एग्जामिनर, जो प्रथम वाचन होता है उसमें क्या जो विधेयक लाया जाता है उसके ऊपर चर्चा होगी, इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती। इसमें सिर्फ दो ही काम किए जाते हैं, एक तो क्या राजपत्र में क्या किया जाता है प्रकाशित करवाया जाता है, और दूसरा इसमें क्या किया जाता है सिर्फ शीर्षक और उद्देश्य बताए जाते हैं। विधेयक के इसके ऊपर कभी भी चर्चा नहीं होती है। किस वाचन में, प्रथम वाचन में। यानी कि जो पहला स्टेप है किसका, किसी भी विधेयक को कानून बनाने में जो चरण प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। तो समझ गया नहीं, प्रथम वाचन में क्या होगा, दो ही बातें याद रखनी, एक तो क्या करना है राजपत्र में प्रकाशित करवाना है विधेयक को, और दूसरा क्या कराना है उसका शीर्षक और उद्देश्य बताना है। उसके बाद द्वितीय वाचन, यानी कि अगला जो स्टेप होगा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन, इसमें विधेयक में क्या किया जाता है, ये जो इतने भी वाचन है, तीन वाचन है, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी की सारी क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। यानी कि विधेयक के ऊपर सदन में क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी, बहसबाजी की जाएगी, वाद विवाद होगा। यही सारी हर एक चीज पर, हर एक चीज पहलू पर, विधेयक पर जितनी भी बातें लिखी हुई है सारी की सारी बातें क्या की जाएगी, यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। यानी कि एक तरह से आप देखोगे द्वितीय वाचन में जो विधेयक था उसका शीर्षक का पता चल गया, उद्देश्य का पता चल गया, तो क्या कर दिया जाता है, जितने भी सदन में क्या होते हैं सदस्य होते हैं उपस्थित, उनको क्या कर दी जाती है, एक एक कॉपी बांट दी जाती है। यानी कि जो विधेयक है, जो विधेयक है, जो विधेयक लेकर आया है सदस्य, उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी एक एक कॉपी क्या कर दी जाती है, सभी को दे दी जाती है, जितने भी संसद में क्या बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, ताकि वो विधेयक को क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके, जान सके। अब क्या हो गया है, उन्होंने पढ़ लिया है, लिख लिया है, यानी समझ लिया है चीजों को, तो उसके ऊपर क्या होगी चर्चा। चर्चा के लिए क्या कर सकते हैं, उस समय तीन चीजें की जा सकती है। उस समय द्वितीय वाचन में क्या की जा सकती है, तीन चीजें की जा सकती है। एक तो पहली है क्या, साधारण बहस, क्या की जा सकती है, साधारण बहस की जा सकती है। या किया जा सकता है समिति को क्या कर दिया जा सकता है, सौंप दिया जाता है, समिति की सौंपना। समिति क्या होती है, कमेटी जो बनती है, यानी कि आपने देखा होगा संसद में क्या बनाई जाती है, कई प्रकार की कमेटी बनती है, संसदीय समितियां बनती है, जो क्या करती है अलग अलग उनके क्या किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार के, यानी कोई स्थायी कमेटी होती है, कोई अस्थायी होती है। स्थायी का मतलब कि जो परमानेंट बनी रहती है, अस्थायी होती है जो कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वो कौन सी समितियां हैं, तो उनको समितियों को सौंप दिया जाता है। इसके बारे में जानेंगे, परवर समिति है, इसमें संयुक्त परवर समिति है, उसका क्या रोल रहता है। और जो लास्ट में इसके ऊपर क्या की जाएगी, यानी कि यहाँ पर तो साधारण बहस हो रही थी, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, फिर वाद विवाद, अच्छे से क्या किया जाएगा, वाद विवाद। तो ध्यान से समझना क्या है, प्रथम वाचन होने के बाद, यानी कि वहां का शीर्षक और उद्देश्य पता चलने के बाद किसकी बारी आती है, द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन का सबसे मेन रोल क्या है, इसमें इस वाचन में क्या किया जाएगा, जो सदन है, सदन में क्या किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा। हर एक पहलू पर जो विधेयक को क्या किया गया है, पेश किया गया है, उस विधेयक के ऊपर
हर एक चीज के ऊपर क्या की जाएगी, बहस की जाएगी। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, पहले ही जो संसद होते हैं उनको जो विधेयक लेकर आया है, विधेयक है, उसके ऊपर एक एक कॉपी उनको दे दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से उसको समझ सके। तो फिर उसके बाद सदन के पास तीन चीजें रहती है, क्या, या तो अगर करा ले साधारण बहस, या किसी समिति को सौंप दे, या फिर लास्ट में क्या होगा, सारे समिति की रिपोर्ट आने के बाद क्या किया जाएगा, उसके ऊपर वाद विवाद, यानी कि एक तरह से यहाँ पर संशोधन भी किया जा सकता है। तो एक एक चीज को हम समझते हैं। अगर क्या कर लिया है, साधारण बहस को अपना लिया है, यानी कि द्वितीय वाचन में जो विधेयक है आने के बाद उसके ऊपर तीन कार्यवाही की जा सकती है। तीन कार्यवाही में सबसे पहले है साधारण बहस। इसमें क्या होगा, अगर क्या है साधारण बहस, इस रास्ते को अपनाया या इस साधन को अपनाया है किसने, सदन ने, तो इसमें क्या किया जाएगा, या तो क्या किया जा सकता है, तुरंत चर्चा की जा सकती है, यानी कि विधेयक के ऊपर तुरंत चर्चा की जा सकती है, की जा सकती है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर विधेयक ले लेते हैं, कौन सा, महिला आरक्षण से संबंधित, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक है, से संबंधित विधेयक, महिला आरक्षण से संबंधित ये विधेयक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी क्या किया गया, किसी भी सदस्य के द्वारा क्या कर दिया गया, इस विधेयक को क्या किया गया, सदन में पेश किया गया। तो प्रथम वाचन में बता दिया गया कि क्या है, इसका शीर्षक क्या है, महिला आरक्षण विधेयक है, ये इसका क्या है, शीर्षक है। मान के चलो 2023, 2023 किस वर्ष आ रहा है, किस वर्ष में लिख रहे हैं वो भी वर्ष लिखनी पड़ती है। तो अब क्या होगा, शीर्षक बता दिया और उद्देश्य भी क्यों लेकर आना चाहते हो, उद्देश्य बता दिया ताकि महिलाओं की भी क्या बढ़ सके, भागीदारी बढ़ सके राजनीति। तो इसके बारे में हो गया, ये प्रथम वाचन में हो गया पूरा। उसके बाद कौन सा आया, द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन में क्या कर दिया जाएगा, जो महिला आरक्षण विधेयक है उसको, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, यानी कि सभी को दे दिया जाएगा, जितने भी सांसद है वो उनकी एक एक कॉपी दे दी जाएगी, इसके ऊपर क्या होगी फिर चर्चा। तो चर्चा के लिए सदन क्या कर सकता है, तीन साधन अपना सकता है। तीन साधन क्या हो सकते हैं, साधारण बहस हो सकती है, समिति को सौंप सकता है, या फिर उसके लास्ट में क्या किया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है। तो अगर क्या किया, पहला साधन अपनाया सदन ने साधारण बहस को, तो इसमें पीठासीन अधिकारी या तो इस विधेयक के ऊपर, जो विधेयक आया है उसके तुरंत चर्चा के लिए राजी हो जाए, भाई अभी इसके ऊपर क्या करनी है, चर्चा करनी है। या क्या किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है, आगे कोई तिथि निर्धारित कर दी जाती है, आगे कोई तिथि का क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है। भाई आज तो हम क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे, कोई आगे तिथि निर्धारित कर दिया जाएगा। मान के चलो आज कितनी तारीख है, 14 मई है, तो क्या कर दिया जाएगा भाई, मान के चलो इसको 20 मई के ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, ये अपना सकता है। या दूसरा क्या किया जा सकता है, परवर समिति को सौंपा जा सकता है, परवर समिति को, परवर समिति को क्या किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है, सौंपा जा सकता है। अब देख लो ये क्या होती है, परवर समिति, ये होती है संसदीय समिति है, यानी कि संसद ने क्या बना रखी है, अपनी कमेटी बना रखी है। इसका काम क्या है, ये एक अस्थायी समिति है। क्वेश्चन पूछ लिया, आगे पढ़ेंगे भी हम, बहुत सारी समितियां हैं, लोक लेखा समिति आपने पढ़ी होगी, परवर समिति पढ़ी होगी, ये सारी है, ये इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। परवर समिति है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ जो क्या आया है, विधेयक आया है उसकी अच्छे से क्या करना, जांच करना, इसकी क्या करना, अच्छे से जांच करना। इसमें क्या कर दिए जाते हैं, सदस्य नियुक्त कर दिए जाते हैं। अगर परवर समिति अकेली है तो इसमें एक सदन की हो सकती है ये। या दूसरा क्या है, और क्या हो सकता है, ये किसे सौंपा जा सकता है, संयुक्त परवर समिति को सौंपा जा सकता है, संयुक्त परवर समिति को सौंपना। या विधेयक को क्या किया जा सकता है, परवर समिति, परवर समिति में सिर्फ क्या होंगे, एक ही सदन के सदस्य, एक सदन के सदस्य क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, एक सदन के सदस्य, यानी कि लोकसभा में विधेयक आया है,
और लोकसभा में क्या कर दिया, प्रवर समिति को सौंप दिया, तो उसमें जितने भी सदस्य यानी कि 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य क्या कर लेंगे, उस विधेयक को अच्छे से क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। या क्या किया जा सकता है, संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। संयुक्त आ गई तो इसमें क्या होंगे, दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य फिर क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। दोनों सदनों के सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल। संयुक्त प्रवर में क्या होंगे, दोनों सदस्य, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। अगर अकेली है प्रवर समिति तो एक ही सदन के सदस्य शामिल होंगे। अगर दोनों को शामिल करें तो संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। दोनों में ही किसी को भी सौंपा जा सकता है। क्या करने के लिए, ये समितियां क्या होती है, अस्थायी होती है। सिर्फ क्या करना है, उसको जो विधेयक लाया गया है, महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, उसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ जांच करनी है भी किस प्रकार से, हर एक चीज के ऊपर क्या की जाएगी, बहस की जाएगी। या क्या किया जा सकता है, ये क्या किया जा सकता है, जो विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक, उसको क्या कर दिया जाएगा, जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जनता के लिए क्या कर दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जनता पढ़े इस विधेयक को और फिर अपने क्या दे, अपने विचार विमर्श दे, यानी कि अपनी क्या दे, सलाह दे। तो क्या किया जा सकता है, द्वितीय वाचन में इसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्या किया जा सकता है, 3 प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। साधारण बहस, समिति को सौंपना और वाद विवाद। अगर क्या किया जाता है, साधारण बहस को अपना लिया जाता है तो उसमें 4 प्रकार से बातें की जा सकती है। या तो उसके ऊपर तुरंत चर्चा की जाए, या कोई आगे की तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है, या प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। अगर प्रवर समिति को सौंपा यानी कि एक सदन के सदस्य जिसमें शामिल हो, उसको हम बोलते हैं प्रवर समिति। या संयुक्त प्रवर समिति जिसको बोलते हैं दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो, उसको सौंपा जा सकता है। काम क्या है इनका, सिर्फ उस विधेयक है, जो विधेयक आया है उसकी अच्छे से क्या करना, जांच करना। या क्या कर दिया जाता है, जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया जाता है। इस प्रकार से चर्चा की जा सकती है। या दूसरा साधन क्या है, समिति को सौंपना, यानी कि विधेयक को क्या करना, समिति को सौंपना। समिति को सौंपना या चर्चा के लिए क्या किया जा सकता है, समिति को क्या किया जा सकता है, सौंप दिया जा सकता है। मान के चलो क्या कर दिया गया है, प्रवर समिति को सौंप दिया है, प्रवर समिति को क्या कर दिया है, सौंप दिया गया है विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित। तो फिर ये क्या करेगा, हर एक पहलू पर, यानी कि जो विधेयक था, विधेयक के हर एक पहलू के ऊपर खंडवार क्या करेगा, खंडवार का मतलब हर एक चीज को देखेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, अपनी जांच करेगा भी किस प्रकार से ये विधेयक महिलाओं को क्या दे सकता है, प्रतिनिधित्व दे सकता है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट नहीं होंगे, सारी चीजों को क्या देखेगा, एक एक चीज को देखेगा। और क्या किया जा सकता है, इसके जो रिपोर्ट फिर इसके ऊपर जांच होली है तो इसको वापस कहाँ भेज दिया जाता है, सदन में क्या कर दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है। सदन में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी कि समिति के द्वारा उसकी जांच करने के बाद, विधेयक की अच्छे से जांच करने के बाद दोबारा किस में भेज दिया जाएगा, सदन में भेज दिया जाएगा। अब सदन में आ गया तो इसके ऊपर क्या हो गया, अब वाद विवाद, यानी कि समिति ने अच्छे से उसकी जांच कर ली है, उसने बता दिया है भी किस प्रकार से इसको ऊपर इस विधेयक को क्या करना है, ये किस प्रकार से बेनिफिट होगा या किसी प्रकार से बेनिफिट नहीं होगा, किसी जो धारा थी जो या जो खंड थे उसके, उसमें किस प्रकार से बदलाव होगा या किस प्रकार से बदलाव नहीं होगा। तो इसमें वाद विवाद आ गया, लेकिन जिस सदन को क्या किया था, प्रवर समिति ने सौंपा था, उस सदन में क्या गया, दोबारा से वो विधेयक आ गया है, तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा। इसमें सदस्य अगर कह देता है, सदस्य क्या देता है, किसी विधेयक की धारा में क्या करना है, संशोधन करना है, किसी विधेयक की धारा में क्या करना है, संशोधन करना है। मान के चलो क्या था, ये विधेयक जो आ रहा था सिर्फ महिलाओं को लोकसभा में ही क्या दे रहा था, आरक्षण दे रहा था, लेकिन बहुत सारे जो सांसद चाहते थे, वो सदस्य चाह रहे हैं भी क्या हो, सिर्फ महिलाओं को लोकसभा में ही ना मिले बल्कि कहाँ पर मिले, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें भी क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसमें संशोधन कर दिया गया। अगर इस संशोधन को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो संशोधन भी क्या बन जाता है, विधेयक का हिस्सा बन जाता है। यानी कि अब जो विधेयक होगा वो किसके लिए होगा, महिलाओं को आरक्षण अब लोकसभा में मिलेगा और राज्यों की विधानसभा में भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। समझ गए यहाँ पर, यानी कि सदस्य क्या करेंगे, इसके ऊपर वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत सारे। अगर कोई सदस्य कह देता है इसमें संशोधन करना है और संशोधन को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या बन जाता है, वो उस विधेयक का हिस्सा बन जाता है।
तो ये है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होगा, जिसके ऊपर जो विधेयक आया है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जो चर्चा करने से पहले विधेयक को जो था उसको क्या कर दिया, सांसदों की कॉपी दे दी जाएगी, अच्छे से क्या कर सके उस विधेयक को समझ सके। फिर क्या कर सकती है, सभी 3 साधन अपना सकती है, या साधारण बहस कर सकती है, या समिति को सौंप सकती है, या उसके ऊपर मुख्य रूप से वाद विवाद कर सकती है। तो साधारण बहस को अपनाया अगर, तो इसमें क्या कर सकती है, फिर आगे 4 रास्ते फिर अपना सकती है। क्या कर सकती है, तो तुरंत चर्चा ही कर ले इस विधेयक के ऊपर, या क्या कर दे, आगे ही कोई तिथि निर्धारण कर दे, उसके ऊपर चर्चा, उस तिथि को क्या की जाएगी, इसके ऊपर वाद विवाद किया जाएगा। या क्या कर दिया जाए, समिति को सौंप दिया जाए, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। प्रवर समिति को सौंपा है तो यानी कि एक ही सदन के सदस्य होंगे। अगर संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा तो क्या होगा, दोनों सदनों के सदस्य होंगे। या क्या कर दिया जाता है, जनता के लिए क्या कर दिया जाता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है। उसके बाद अगर क्या कर दिया जाता है, समिति को सौंप दिया, तो समिति क्या करेगी, उसके ऊपर अच्छे से जांच करेगी, देखेगी किस प्रकार से विधेयक बेनिफिट होगा, किस प्रकार से बेनिफिट नहीं होगा। हर एक चीज खंडवार उसके ऊपर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, जांच की जाएगी। और क्या कर दिया जाएगा, फिर वापस इस रिपोर्ट को कहाँ पर भेज दिया जाएगा, सदन में भेज दिया जाएगा। फिर वो सदन में जैसे ही आएगा उसके ऊपर क्या होगा, वाद विवाद होगा। इस दौरान विवाद विवाद जब चल रहा है, चर्चाएं जब चल रही है, तो उसमें अगर कोई सदस्य चाहता है संशोधन करना, और उस संशोधन को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधेयक का वो क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। ये था द्वितीय वाचन। फिर क्या होगा, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। देखो पहले में चर्चा नहीं हो रही थी विधेयक के ऊपर, ना ही तीसरे में हो रही है। सिर्फ चर्चा किस में होती है, दूसरे में। इसमें विधेयक को सिर्फ जो विधेयक आया है, यानी कि जो महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक आया है, उसको या तो स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, स्वीकार या अस्वीकार, स्वीकार या अस्वीकार क्या है, किया जाएगा। यानी कि जो तृतीय वाचन में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या है, वोटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, सारी चीजें हो ली है, चर्चा हो ली है द्वितीय वाचन में। अब पूछ लिया जाएगा अंतिम रूप से पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी, अब क्या किया जाए, इसको विधेयक जो आया है उसको स्वीकार करें या अस्वीकार। तो क्या किया जाते हैं, फिर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग ऐसी होगी भी, पूछ लिया जाएगा पीठासीन अधिकारी के बारे में भी, कौन इस जो महिला आरक्षण विधेयक उसको पारित करवाना चाहता है, इसने हाथ खड़े कर लेंगे जो करवाना चाहते हैं। फिर पूछ लिया जाए कौन नहीं करवाना चाहता, तो फिर हाथ खड़े कर लेंगे। तो जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे, अगर क्या हो गया, स्वीकार करने में वोट ज्यादा थे, तो विधेयक को क्या हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। और क्या चाहते हैं, बहुत सारे सांसद है वो चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, महिलाएं ऊपर नहीं उठनी चाहिए, तो उसको क्या कर दिया जाता है, जो अस्वीकार करना चाहते हैं, अगर उनके वोट ज्यादा होते हैं, तो विधेयक वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, तृतीय वाचन में विधेयक को या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। अगर क्या हो गया, ये स्वीकार कर लिया गया है, ये पारित हो गया है, यानी कि इसके पक्ष में ज्यादा वोट आ गए हैं, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, दूसरे सदन, यानी कि चौथा जो चरण होगा उसका क्या होगा, दूसरे सदन में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। विमान का चलो, पहले जो ये विधेयक आया था लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में सारी चीजें हो ली है, अब कहाँ पर भेज दिया जाएगा, ये दूसरा सदन, या दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा। जरूरी नहीं है ये पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, साधारण विधेयक अब किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भी हम मान के चले भी पहले लोकसभा में आया है, लोकसभा में सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर किसमें, दूसरे सदन, दूसरा सदन कौन सा, हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो दूसरा सदन भी उसी प्रकार की क्या करेगा, प्रक्रिया अपनाएगा जिस प्रकार से पहले में, यानी कि इसको भी किससे गुजरना होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन। इस प्रक्रिया से क्या करना होगा, गुजरना होगा। अगर यहाँ पर भी सारी चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो दूसरा सदन है जो, उसके पास क्या रहते हैं, 4 चीजें उपलब्ध रहती है, यानी कि 4 रास्ते उसके ऊपर क्या है, उपलब्ध है। क्या है, यानी कि दूसरा सदन है जो, दूसरा सदन,
विधेयक से संबंधित क्या पावर रहेगी इसके ऊपर? विधेयक से संबंधित शक्ति, विधेयक से संबंधित शक्ति। पहले सदन में प्रक्रिया पूरी हो गई है, दूसरे सदन में क्या रहेगी उसको दूसरे सदन में चार चीजें इसके पास उपलब्ध रहती है, यानी दूसरे सदन के पास चार अवसर होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं वो क्या करने के लिए। तो क्या कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, जो पहले सदन ने विधेयक को पारित किया है बिना संशोधन के, बिना बिना संशोधन के उसको क्या कर सकता है, पास कर दे और क्या कर दे, पहले सदन में भेज दे। या तो क्या कर सकता है, बिना संशोधन के पारित कर सकता है, या क्या कर सकता है, संशोधन के द्वारा, या कुछ उसको लगे भी इसमें क्या किया जाना चाहिए, और भी संशोधन किया जाना चाहिए उस विधेयक के ऊपर, या संशोधन करके क्या करते, पारित करते, संशोधन करके क्या करते, पारित कर सकता है दूसरा सदन। या क्या कहते, अस्वीकार करते, यानी कि जो पहले सदन ने क्या किया था, पहले सदन ने क्या किया था, जो विधेयक पारित करके भेजा था उसको दूसरा सदन क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। और चौथी कंडीशन क्या है, या क्या कर सकता है, लंबित कर सकता है, लंबित कर सकता है। यानी कि पहले सदन के द्वारा पास किया गया विधेयक को दूसरे सदन में जब वो आता है तो दूसरे सदन के पास क्या होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, या तो उस विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दे, या संशोधन के साथ पारित कर दे, या उसको अस्वीकार कर दे, या लंबित कर दे। लंबित का मतलब यहाँ पर है जो साधारण विधेयक होता है उसके ऊपर 6 महीने तक क्या किया जा सकता है, 6 माह तक उसको रोक के रखा जा सकता है। लंबित होता है ना रोक के रखना, समाप्त नहीं करना, समाप्त तो ऊपर होगा अस्वीकार में। तो लंबित का मतलब ना तो इसको स्वीकार करे ना ही अस्वीकार करे, किसी प्रकार का कोई निर्णय ही ना दे, तो वो होता है लंबित करना। और ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक, 6 महीने तक रोका जा सकता है। अब क्या हो गया है, विधेयक को अगर अगर कानून बनना है, अगर उसने क्या कर दिया, बिना संशोधन के क्या कर दिया है, पारित कर दिया है, तो कानून यानी कि जो राष्ट्रपति के पास क्या हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास क्या हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कंडीशन आ गई, जो संशोधन किया था या अस्वीकार किया था या लंबित कर दिया था, तो इस दौरान क्या किया जाएगा, विधेयक के समक्ष यानी कि विधेयक के मामले में क्या पावर होगी, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 किसके बारे में बताता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में क्या की जा सकती है, संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है। अगर यहाँ पर क्या है, पारित नहीं होता है दूसरे सदन में, पहले सदन ने पारित कर दिया था, दूसरे सदन ने उसको पारित नहीं किया है, तो उसको आगे पारित करवाने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की पावर है, वो क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन को क्या कर सकता है, बुला सकता है। साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में क्या किया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जो दंड विधेयक है और संविधान में संशोधन करने से संबंधित विधेयक है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, अब संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों को इकट्ठी मीटिंग होगी, ज्वाइंट मीटिंग नहीं, ज्वाइंट सेशन होगा, लोकसभा के सदस्य भी आएंगे और राज्यसभा के सदस्य भी आएंगे। यानी कि विधेयक था महिला का जो आरक्षण था, महिला आरक्षण विधेयक, ये पहले सदन ने तो क्या कर दिया था, पारित कर दिया, लेकिन दूसरे में पारित नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई है, तो इसके लिए क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो बात क्या रखनी है, इसमें जो सदन की अध्यक्षता करेगा, सदन की क्या होगा, जो अध्यक्षता करेगा, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा, अधिवेशन की, अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन यहीं से आता है, लोकसभा का स्पीकर क्या करता है, जब भी
जब भी क्या होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो क्या करेगा, लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर ये नहीं है, मान लो किसी कारणवश से ये पद खाली है, तो फिर कौन करेगा, तो फिर करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये देखो, ये सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, स्पीकर क्या है, उपाध्यक्ष क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके हम सीक्वेंस में चल रहे हैं चीजों को, यानी कि आपको पता चलेगा स्पीकर का क्या रोल है, उपाध्यक्ष का क्या रोल है, ये आपको पता मिलेगी सारी चीजें। अगर ये भी अनुपस्थित है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, याद क्या रखना है, उपसभापति। क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं, साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन जब बुलाई जाएगी, तो उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। अगर ऑप्शन में ये है पहले लोकसभा का स्पीकर, तो ये है, अगर ये नहीं रखा तो कौन आएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं है तो कौन होगा, राज्यसभा का उपसभापति। सभापति कभी भी, सभापति, सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जिसने पहली क्लास देखी होगी उसको पता होगा सभापति कौन होता है। सभापति कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता। क्वेश्चन यहीं से आता है भी, क्या संयुक्त अधिवेशन की सभापति के द्वारा, राज्य के सभापति के द्वारा अध्यक्षता की जा सकती, कभी भी नहीं की जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, संसद का, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है, क्योंकि ये संसद का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, इस वजह से ये कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये सारे के सारे क्या है, सदन, संसद के क्या है, सदस्य, किसी न किसी के, यानी कि लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष लोकसभा से के सदस्य हैं, राज्य का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति किसका है, राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन जो सभापति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर मान के चलो अभी ये भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, जो सदन के सदस्यों के द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति, कोई भी नामित व्यक्ति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, सभापति कभी भी नहीं कर सकता। साधारण विधेयक के मामले में क्या हो गया है, पहले सदन ने क्या कर दिया, विधेयक को पारित कर दिया है, लेकिन दूसरा सदन ने क्या किया है, उसको पारित नहीं किया है, या तो अस्वीकार कर दिया है, या 6 महीने तक लटका के रखा है। तो फिर क्या किया जाएगा, उस विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति की ये पावर है। अब क्या हो गया है, जब अधिवेशन होगा तो उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा का स्पीकर के द्वारा। अगर ये नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, अगर ये भी नहीं है तो फिर संसद के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। सभापति कभी भी सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। अब क्या हुआ, मान के चलो राष्ट्रपति ने कह दिया, घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, इस विधेयक के ऊपर, महिला आरक्षण विधेयक के ऊपर 20 मई को क्या होनी है, 20 मई को क्या होनी है, बैठक होनी है, संयुक्त बैठक होनी है। 20 मई का दिन निर्धारित कर दिया राष्ट्रपति ने, भाई इस दिन इस विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक होगी 20 मई को। लेकिन क्या हो गया, 18 मई को लोकसभा क्या हो गई है, भंग हो गई, क्योंकि आपको पता है लोकसभा कैसी है, एक अस्थायी सदन है, वो समय से पहले क्या हो सकता है, उसका भंग हो सकता है। तो अब क्या होगा, फिर देखो समझने की बात क्या है, 20 मई को क्या होना है, यानी कि आज 15 मई है, आज कितनी है, 15, 14 या 15 मई जितनी भी है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी भी इस विधेयक के ऊपर क्या होनी है, संयुक्त अधिवेशन होना है, वो कब होगा, 20 मई को होगा। लेकिन 18 मई को क्या हो गया, लोकसभा भंग हो गई। तो अब क्या लोकसभा के जो जितने भी सदस्य हैं तो संयुक्त अधिवेशन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, तो इसका उत्तर है लेंगे, क्योंकि घोषणा पहले की गई थी, यानी कि संसद के, यानी कि लोकसभा के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, सदस्य क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे उस विधेयक के ऊपर। यानी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की गई घोषणा के बाद लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो क्या लोकसभा के सदस्य संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उत्तर है क्या है, भाग ले सकते हैं।
तो अभी तक व्यवहार में अगर हम देखें तो संयुक्त अधिवेशन यानी कि जो बैठकें हुई हैं 3 बार हो चुकी है। संयुक्त बैठकें क्या हो चुकी है, 3 बार अभी तक हो चुकी है। पहली हुई थी दहेज के मामले में, दहेज से संबंधित विधेयक था, यानी कि दहेज आपको पता है जब भी हिंदू का जो ये कानून है कहता है, या जो हिंदुओं की परंपरा है, जब भी लड़की की शादी की जाती है तो बहुत सारा क्या दिया जाता है, दहेज दिया जाता है। तो उसको रोकने से संबंधित यानी उसको अपराध बना दिया गया था, दहेज से संबंधित हुई है। एक हुई है बैंकिंग, बैंकिंग का सिस्टम था उससे संबंधित हुई है 1977 में। ये 1960 में विधेयक आया था उससे संबंधित। और एक हुई अटल बिहारी वाजपेयी के समय, यानी कि एक नेहरू के समय हो गई। एक जब क्या चल रहा था, यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी जब हुई। और एक अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि 2001 के आसपास, कब, जब आतंकवाद का मामला आया। आतंकवाद से संबंधित आपने कानून सुना होगा पोटा, उससे संबंधित भी क्या की गई है, संयुक्त अधिवेशन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन में होता क्या है, लोकसभा के सदस्य भी आ गया, राज्यसभा के सदस्य भी आ गया, वो अब इकट्ठे बैठ गए हैं। अब इकट्ठे बैठ गए हैं तो जो अध्यक्षता कर रहा है वो पूछ लिया जाएगा भी कौन कौन चाहते हैं ये बिल क्या हो, पास हो। अब आपको पता है इसमें क्या बढ़ जाती है, फिर लोकसभा की पावर ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 543, और राज्यसभा के कितने हैं, 245। तो उपस्थित यानी कि उस दिन जो उपस्थित हुए हैं उनके बहुमत से क्या कर लिया जाएगा, इस विधेयक को या तो पास कर दिया जाएगा या तो पास कर दिया जाएगा या स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा। स्वीकार कैसे होगा, अगर क्या कर दिया गया है, मत ज्यादा आ गए हैं पक्ष में तो ये पास हो जाएगा, और मत क्या हो गए हैं विपक्ष में ज्यादा हो गए तो ये क्या हो जाएगा, विधेयक अस्वीकार हो जाएगा। ज्यादातर क्या हो जाता है, ये पास हो ही जाता है, क्योंकि लोकसभा में जिसकी सरकार होती है वही सरकार विधेयक को लेकर आना चाहती है, और विधेयक क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। हुआ भी है 3 बार अभी तक क्या हुआ है, बैठकें हुई है, और तीनों बार क्या हो गया है, ये पास हो गया है। तो अब क्या हो गया है, विधेयक पास हो गया है, पारित हो गया है। अब ये दोनों से ही क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा संयुक्त अधिवेशन के बाद। अब ये किसके पास जाएगा, जो आखिरी जो चरण बचता है, पांचवा चरण। पांचवा चरण क्या कहता है, किसके पास ये जाएगा, राष्ट्रपति, यानी कि पांचवा चरण राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास ये विधेयक अब जाएगा, क्या करने के लिए, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। को पता है राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का क्या होता है, अंग होता है, यानी कि संसद का जो गठन किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इसीलिए रखा गया है, कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 111, यानी कि हमने पहले पढ़ भी लिया राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन हो गए, या तो विधेयक है जो उसको क्या कर दे, स्वीकार कर ले, यानी कि जो विधेयक था उसको क्या कर ले, स्वीकार कर दे भाई, हाँ ठीक है, लोकसभा ने पास हो गया है, राज्यसभा से भी पारित हो गया और स्वीकार कर लिया गया है, सिग्नेचर कर दिया, तो अभी उसी समय सिग्नेचर करते ही जो विधेयक था क्या बन जाता है, कानून बन जाएगा, और पूरे के पूरे देश में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अस्वीकार भी तो कर सकता है, ये वीटो पावर यही तो कहती है। अगर अस्वीकार कर दिया तो वो विधेयक था वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और तीसरा क्या है, या क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। जो विधेयक है लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है भी इस विधेयक के ऊपर दोबारा से क्या हो जानी चाहिए, पुनः विचार किया जाना चाहिए, तो दोबारा सदन को क्या कर सकता है, वो भेज सकता है, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पुनः विचार किया जाएगा। लेकिन अगर पुनः विचार के बाद सदन, यानी जिस सदन में वो आया है, जिस सदन में वो आया है उसको या तो संशोधन कर लिया, तो राष्ट्रपति कह दे को इस बात में क्या किया जाना, संशोधन किया जाना चाहिए, या बिना संशोधन के भी दोबारा से क्या कर दिया जाता है, उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को क्या देनी है, सहमति देनी जरूरी है।
फिर उसको टाल नहीं सकता है। अगर एक बार दोबारा यानी कि पुनः विचार के लिए उठाया और फिर क्या कर दिया, उस विधेयक को पारित कर दिया गया है, या तो संशोधन करके पारित कर दिया गया या बिना संशोधन के पारित कर दिया गया, तो फिर राष्ट्रपति को इसके ऊपर करने क्या है, हस्ताक्षर करने बहुत जरूरी है। फिर वो मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति। और जैसे हस्ताक्षर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो विधेयक था कानून बन जाएगा। आपको पता भी है फिर ये विधेयक है जो महिलाओं संरक्षण से संबंधित क्या बन गया है, ये अब कानून बन गया है। जब 2026 के बाद जब भी परिसीमन आयोग होगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। लोकसभा में भी और राज्य की विधानसभा की सीटों में भी 33% आरक्षण दे दिया जाएगा। तो ये है एक विधेयक, यानी कि एक विधेयक किस प्रकार से आता है और वो कानून किस प्रकार से बनता है। आपने देखा हमारे बहुत ही ज्यादा क्या है, कठिन प्रक्रिया है। कोई भी कानून बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से इसको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो एक एक चीज को हम समझते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, संसद में विधायी प्रक्रिया, कानून कितने प्रकार से बनते, विधेयक किस प्रकार से आते हैं। 4 प्रकार से लाए जा सकते हैं, साधारण, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन से संबंधित विधेयक। तो आज हमने पढ़ा साधारण विधेयक, ये किस प्रकार से है। आर्टिकल 107 कहता है किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदन में साधारण विधेयक लाया जा सकता है। तो उसको पारित करवाने के लिए, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो पहला चरण क्या है, प्रथम वाचन। इसमें क्या होगा, कोई भी जो विधेयक है उसको सदन में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी पीठासीन अधिकारी से। अगर उसने क्या नहीं किया है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं करवाया है, अगर उसने पहले ही राजपत्र में क्या कर दिया, प्रकाशित करवा दिया है, फिर कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जो विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है। इस पाठन में क्या नहीं होती है, इस वाचन में क्या नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। फिर अगला स्टेप है द्वितीय वाचन। इसमें क्या की जाएगी, चर्चाएं की जाएगी। तो चर्चा की जाएंगी तो इसमें 3 साधन उपलब्ध रहते हैं। तो सदन के पास साधारण बहस, समिति को सौंपना और वाद विवाद। अगर कौन से साधन को अपनाता है, साधारण बहस को, तो उसके आगे 4 ऑप्शन रहते हैं फिर सदन के पास। या तो तुरंत क्या कर दी जाए, उसके ऊपर चर्चा की जाए, या आगे की तिथि को निर्धारण कर दिया जाए, या प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, या जनता के लिए क्या कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए। फिर क्या होगा, अगर समिति को सौंप दिया है तो समिति क्या करेगी, उस विधेयक की अच्छे से जांच करेगी। जांच करने के बाद क्या कर दी जाएगी, इसको सदन में वापस भेज दिया जाएगा। और जब ये सदन में आएगा तो इसके ऊपर खूब चर्चाएं होंगी। और चर्चा के दौरान अगर कोई सदस्य कहता है इसमें संशोधन होना चाहिए, अगर उस संशोधनों को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधेयक का क्या बन जाता है, वो हिस्सा बन जाता है। फिर तृतीय वाचन में क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, सिर्फ क्या किया जाएगा, विधेयक को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, यानी कि वोटिंग होगी। यहाँ पर वोटिंग होने के बाद क्या हो गया, स्वीकार हो गया तो इसको क्या कर दिया जाएगा, दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरे सदन में भी ऐसी ही प्रक्रिया चलेगी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और इस दौरान दूसरे सदन के पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। वो या तो क्या कर सकते हैं, बिना संशोधन के पारित कर दे विधेयक को, या संशोधन करके पारित कर दे, या उसको अस्वीकार कर सकती है, या उसको क्या कर सकती है, लंबित कर सकती है। 6 साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, 6 महीने तक दूसरा सदन रोक सकता है। अगर क्या हो गया है, दूसरे सदन ने पारित नहीं किया है, तो क्या किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा आर्टिकल 108 के तहत। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर, अगर वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, अगर वो भी नहीं है तो सदन के सदस्य द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति। सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर वोटिंग, और वोटिंग के दौरान मत पक्ष में पड़ गया तो स्वीकार हो जाएगा, यानी कि वो क्या जाएगा, जो विधेयक है वो आगे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अगर इस दौरान क्या था, लोकसभा भंग हो गया लेकिन घोषणा पहले हो गई थी, तो क्या कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। 3 बार वर्तमान, यानी कि 1950 से लेकर अब तक क्या हुई है, 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठकें हो चुकी हैं। अगर क्या हो गया, पारित हो गया, तो किसके पास जाएगा, वो 5वां जो चरण है वो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत क्या रहती है, 3 पावर रहती है। या तो विधेयक को क्या कर दे, स्वीकार कर ले, तो तभी क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, या क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, या उसको क्या कर दे, पुनः विचार के लिए लौटा दे। ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है, इस पावर का प्रयोग किया जाता है पुनः विचार के लिए लौटाना। और अगर सदन दोबारा से इसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, फिर बाध्यकारी होता है।
भी क्या करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये था साधारण विधेयक से संबंधित। विधेयक है वो कानून किस प्रकार से बनता है। कल हम समझेंगे धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, उसके बारे में के आने की प्रक्रिया क्या है, किस सदन में लाया जा सकता है, किस सदन में नहीं लाया जा सकता है, और वित्त विधेयक धन विधेयक एक दूसरे से अलग किस प्रकार से है। तो बाकी करेंगे कल। आज उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।